हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें लघु बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं और लघु बीजाणुजन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन से लघु बीजाणु बने थे। वो जो लघु बीजाणु बने थे वो चतुस्क के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार चतुस्क टेट्राड रूप में थे। अब ये जो टेट्राड रूप में किस प्रकार व्यवस्थित थे उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात, लघु बीजाणु के व्यवस्थित के प्रकार। इसका मतलब ये हुआ कि लघु बीजाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है चतुस्क फलीय टेट्राहेड्रल। चतुस्क फलीय का अर्थ होता है कि चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित थे। तीन लघु बीजाणु तो सामने और चौथा लघु बीजाणु इसके पीछे होता है, वो होता है चतुस्क फलीय। एग्जाम्पल है इसका डाइकोट द्विबीजपत्री में ऐसा होता है। दूसरा है समद्विपार्श्व। समद्विपार्श्व का मतलब चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। एक ही तल में व्यवस्थित होने के कारण चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ऐसा क्रम आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट में। इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तीसरा है क्रॉसिक। क्रॉसिक क्रम क्या होगा? दो लघु बीजाणु समकोण पर है, एक ये और एक ये, और दो लघु बीजाणु इसके नीचे हैं, लेकिन उनमें से एक तो सामने है और एक इसके पीछे है जो दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिला के तीन लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ये क्रम कहलाता है क्रॉसिक। एग्जाम्पल जो है इसका बनेगा मैग्नोलिया। इसका एग्जाम्पल है। चौथे क्रम की मैं बात करूं, टी आकार। टी आकार का मतलब दो लघु बीजाणु समकोण पर है और दो लघु बीजाणु अनुदैर्घ्य रूप में व्यवस्थित है। ये टी आकार कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है एरिस्टोलेकिया। एरिस्टोलेकिया इसका एग्जाम्पल है। पांचवें की बात करूं तो है रैखिक। रैखिक क्रम क्या होता है? चारों लघु बीजाणु एक ही रेखा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, वो कहलाता है रैखिक। इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। यानी हमने देखा कि चतुस्क में लघु बीजाणु किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसमें अब छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे प्रपशु कोशिका किसे कहेंगे? इसको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल क्या होती है?
सबसे पहले देखिए हमने पढ़ा रखा आपको एपिडर्मिस होती है सबसे बाहरी आवरण। एपिडर्मिस के नीचे जो आवरण होता है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो कोशिका है वो है हाइपोडर्मिस। जब हाइपोडर्मिस की कोई भी कोशिका आकार में वृद्धि कर लघु बीजाणुधानी के का निर्माण करती है उस सेल को आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। हाइपोडर्मिस की कोई भी कोशिका जब आकार में वृद्धि कर लेती है और वो लघु बीजाणुधानी का जब निर्माण करती है तो उसे आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। अगली बात करें, देखिए एक डेफिनेशन है चतुस्क किसे कहते हैं। चतुस्क टेट्राड यानी चारों लघु बीजाणु जो है एक साथ व्यवस्थित होना, चारों लघु बीजाणु का ये कहलाता है टेट्राड। एक डेफिनेशन बनती है बहुबीजाणुता पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी क्या होता है? जब एक चतुष्क में 4 से अधिक बीजाणु पाए जाते हैं। एक्चुअल में एक चतुष्क में 4 ही बीजाणु होते हैं, लेकिन जब 4 से अधिक बीजाणु लघु बीजाणु एक चतुष्क में पाए जाते हैं तो उसे बहुबीजाणुता कहते हैं। देखिए लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास 2 प्रकार से होता है। एक होता है यूस्पोरेंजिएट प्रकार का और एक होता है लैक्टो स्पोरेंजिएट प्रकार। यूस्पोरेंजिएट प्रकार क्या होता है? जब लघु बीजाणुधानी का विकास एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी हाइपोडर्मिस की अनेक कोशिकाएं मिलकर जब लघु बीजाणुधानी का विकास करती है तो उसे यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। लेकिन जब लघु बीजाणुधानी का विकास केवल एक ही सेल, एक ही आर्किस्पोरियल सेल से होता है वो लैक्टोस्पोरेंजिएट। इसका एग्जाम्पल बनता है टेरिडोफाइटा, इस प्रकार हमने ये छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी। अब देखते हैं छोटा सा टॉपिक है अपना लघु बीजाणुधानी का प्रस्फुटन। प्रस्फुटन का अर्थ होता है फटना। लघु बीजाणुधानी फटती कैसे? तो हमने देखा इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, इसमें 4 परतें थी। सबसे पहली वाली थी एपिडर्मिस, अंदर थी हाइपोडर्मिस, थर्ड थी मिडिल लेयर एंड फोर्थ थी टैपेटम। तो देखिए लघु बीजाणुधानी फटने का कार्य अंदर से प्रारंभ होता है इस प्रकार। अंदर यहाँ पे लघु बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु बन गए थे। लघु बीजाणु 4 चतुष्क के रूप में थे। टैपेटम से केलेज एंजाइम आकर केलोज शर्करा का गठन किया, जिससे लघु बीजाणु पृथक होने के पश्चात वो परागकण कहलाए। तो सबसे पहले टैपेटम लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान कर नष्ट हो जाती है। फिर मिडिल लेयर भी पोषण प्रदान करके नष्ट हो जाती है। फिर नंबर आता है एंडोथीसियम का। एंडोथीसियम से जल का निष्कासन होने के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण इसमें पाई जाने वाली स्टोमियम सेल को कहते हैं ओस्ट कोशिकाएं।
इन पे दाब लगता है और दाब लगने के कारण ये एपिडर्मिस फट जाती है और एपिडर्मिस फट जाने से ये परागकण बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार लघु बीजाणुधानी का स्फुटन होता है। तो इस स्फुटन में मुख्यतः सहायक कोष्ठ कोशिकाएं होती हैं। तो जब लघु बीजाणुधानी फटेगी तो परागकण बाहर आएगा। जब परागकण बाहर आता है तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, अब हम देखते हैं परागकण की संरचना। तो देखिए जो परागकण है वो लघु बीजाणुधानी से आया था, इसलिए परागकण एक कोशिकीय होता है, एक केंद्रकीय होता है, अगुणित संरचना होती है। यानी क्योंकि लघु बीजाणुधन कोशिकाएं 2n थी, लेकिन उसमें अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं वो n यानी अगुणित हो जाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। लघु बीजाणु या परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। देखिए परागकण की संरचना, हमने देखा परागकण जो था एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का परागकण होता है। देखिए परागकण पर सामान्यतः दो आवरण पाए जाते हैं। सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं बाह्य चौल। बाह्य चौल, ये बाह्य चौल कठोर, मोटा, खुरदरा व रोमिल होता है। बाह्य चौल है वो स्पोरो पोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका कभी भौतिक, जैविक और रासायनिक अपघटन नहीं होता, इसलिए परागकण कभी भी नष्ट नहीं होता है और जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन आता है परागकण जीवाश्म के रूप में क्यों पाए जाते हैं? तो उसका कारण है परागकण का बाह्यचौल स्पोरोपोलेनिन द्वारा निर्मित होता है, जिसका भौतिक, जैविक व रासायनिक अपघटन नहीं होने के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। परागकण के जो बाह्यचौल होता है उसमें जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये जो जनन छिद्र है इस पे कभी भी स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं पाया जाता। ये जो जनन छिद्र इस पे स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब परागकण का अंकुरण होता है तो पराग नलिका जो है इस जनन छिद्र से होकर के बाहर निकलती है। अब जनन छिद्रों की संख्या, अगर परागकण द्विबीजपत्री का है तो जनन छिद्रों की संख्या 3 होगी। अगर परागकण मोनोकोट का है तो जनन छिद्र की संख्या 1 होगी। दूसरी बात, इसका जो बाह्यचौल के अंदर की ओर जो आवरण पाया जाता है उसे कहते हैं अंतःचौल। अंतःचौल पैक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। पैक्टोसेल्यूलोज द्वारा निर्मित होता है। पैक्टोसेल्यूलोज का आवरण मृदु व कोमल होता है, जिसका कार्य है ये जो जीव द्रव्य है इसको बांधे रखने का कार्य करता है। इस जीव द्रव्य में केंद्रक पाया जाता है एवं रिक्तिकाएं भी पाई जाती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है परागकण की। अब ये जो परागकण है, परागकण का जो अध्ययन है वो किसमें करते हैं? पलायनोलॉजी में।
परागकण का जन्म पलायनोलॉजी में करते हैं। अब हम पढ़ते हैं परागकण से क्या लाभ होता है और क्या हानियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परागकण से होने वाले लाभ। परागकण का जो बाह्य आवरण है ना, इसमें असंतृप्त वसा पाई जाती है और असंतृप्त वसा होने के कारण ये जो है जीवों में स्फूर्ति उत्पन्न करती है। इसलिए जो रेसर लोग होते हैं, एथलीट होते हैं और जो धावक घोड़े होते हैं, उनको परागकण खिलाई जाती है ताकि उनके शरीर में स्फूर्ति आए। दूसरी बात, परागकणों में असंतृप्त वसा होने के कारण इनका उपयोग कॉस्मेटिक सामान, सौंदर्य प्रसाधन का सामान बनाने में किया जाता है। तो इसके दो यूज है। सबसे पहला यूज है जो धावक घोड़े हैं और जो मनुष्य हैं उनमें स्फूर्ति उत्पन्न करने को खिलाया जाता है, और दूसरा कॉस्मेटिक सामान बनाने। अब है इसकी हानियां। परागकण से लाभ के साथ साथ में हानियां भी होती हैं। सबसे पहली जो हानि है वो ये होगी, अपन ने पढ़ा था कि लघु बीजाणुधानी है, उसमें टैपेटम होता है। टैपेटम से प्रोटीन का स्त्राव होता है और ये जो परागकण है ये लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी, हमने पढ़ा था। ये टैपेटम था और ये कौन था? परागकण। तो टैपेटम से प्रोटीन निकलती है और ये जो प्रोटीन निकल कर के परागकण का जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल में जनन छिद्र पाए जाते हैं और वाहिकाएं पाई जाती है। इनके अंतर्गत ये प्रोटीन धस जाती है और धसने के साथ ही परागकणों में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन जैसे ही ये पराग लघु बीजाणुधानी फटती है तो परागकण बाहर आते हैं और बाहर आकर के परागकण वायुमंडलीय आर्द्रता का अवशोषण कर लेते हैं और आर्द्रता का अवशोषण करने पर इनका बाह्य चोल है ना वो फूल जाता है, जिसके कारण इनमें धसी हुई जो प्रोटीन है वो बाहर निकल जाती है। और वो प्रोटीन बाहर निकल जाती है और उस प्रोटीन के बाहर निकलने से मनुष्य में जो है एक तो एलर्जी रोग उत्पन्न होता है और इसके साथ में हे फीवर उत्पन्न होता है। एलर्जी व हे फीवर। तो क्वेश्चन आता है, अधिकांश एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पादप का कौन सा भाग मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करता है, तो उसका आंसर होगा कौन? परागकण। क्योंकि परागकण का जो बाह्य चोल है उसी में धसी होती है वो प्रोटीन, तो मनुष्य में एलर्जी और हे फीवर रोग उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे चीनोपोडियम, इसके अलावा ज्वार। तो इस प्रकार हमने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा। अब ये जो परागकण है इससे बनती है नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, जिसको मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो अब देखिए नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास। टॉपिक है अपना नर युग्म कोद्भिद की संरचना व विकास कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद को कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो होता है किससे? परागकण या लघु बीजाणु से होता है। तो पहली बात तो ये याद रखना कि नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था कौन होती है? परागकण। परागकण कैसा था? एक कोशिकीय था। हम परागकण के बारे में देखें तो इस प्रकार का परागकण था हमारा, ये ऐसा था, ये रीतिका है। तो परागकण कैसा था? एक कोशिकीय था और एक केंद्रकी था और अगुणित प्रकार का था। तो नर युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था परागकण होता है। इस परागकण से ही नर युग्मकोद्भिद का विकास होगा। तो इसका नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो दो चरणों में होता है। पहला जो चरण है उसे हम प्रथम चरण कहेंगे। अब प्रथम चरण में कैसे विकास होगा? सबसे पहली बात करते हैं, ये परागकण था,
सबसे पहले परागकण में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के दौरान जो विभाजन होता है वो असमान प्रकार का होता है। असमान प्रकार का विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी परागकण एक कोशिकीय था, वो समसूत्री विभाजन से दो कोशिकीय स्ट्रक्चर में बदल गया। पहले वाली जो बड़ी कोशिका बढ़ती है उसका नाम है काय कोशिका वेजिटेटिव सेल, और दूसरे वाली जो बढ़ती है उसे कहेंगे जनन कोशिका जर्मिनेटिव सेल। तो जनन कोशिका छोटी होती है और काय कोशिका बड़ी होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें काय कोशिका के बारे में कि काय कोशिका क्या होती है। तो काय कोशिका में क्या होगा, काय कोशिका का प्रारंभिक आकार कैसा था, गोलाकार। प्रारंभ में इसका आकार होता है गोलाकार, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है, अनियमित आकार हो जाता है, अनियमित संरचना के रूप में चेंज हो जाता है। काय कोशिका जो थी उसमें याद रखना आरएनए व प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। आरएनए और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, उसकी मात्रा जो है कम होती है। दूसरी बात करें हम जनन कोशिका की, जो जनन कोशिका है ये छोटी आकार की होती है। प्रारंभ में जो इसका आकार है लेंस के समान था, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है, गोलाकार। तो इसमें आरएनए व प्रोटीन की मात्रा कम होती है। आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, जबकि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इसकी मात्रा जो है अधिक होती है। तो इस प्रकार अब पहले चरण में परागकण जो एक कोशिकीय था वो द्विकोशिकीय स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। दूसरा जो चरण है उसमें क्या होगा, द्वितीय चरण सेकंड स्टेप, इसमें क्या होगा, ये जो काय कोशिका है ये पराग नलिका में पोलन ट्यूब में चेंज हो जाती है, यानी काय कोशिका पोलन ट्यूब में चेंज हो जाती है। अब ये काय कोशिका पोलन ट्यूब में चेंज होगी तो निकलेगी कहाँ से, ये आपने पहले बताया था कि परागकण का जो बाह्यचोल था उसमें जो जनन छिद्र थे इस पे स्पोरोपोलिन का आवरण नहीं होता, इसलिए ये पराग नलिका जो है स्पोरोपोलिन के आवरण से होकर के बाहर की ओर निकल आती है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, इस प्रकार की संरचना में बदल जाता है। यानी ये जो काय कोशिका थी ये किसमें बदल गई, पराग नलिका में। पराग नलिका को हम कहते हैं पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब का केंद्र आधारीय भाग पर आकर के धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अब रह गई जनन कोशिका। जनन कोशिका केंद्र सपोज दैट ये है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से 1 से 2 केंद्रक बनते हैं और दोनों केंद्रक जो है पराग नलिका के शीर्ष भाग पे व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेल गैमेट यानी नर युग्मक कहते हैं। मेल गैमेट नर युग्मक नाम देते हैं। ये जो युग्मक बनते हैं ये अचल होते हैं और अगुणित होते हैं। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो पराग नलिका युक्त परागकण जिसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, ये कंप्लीट जो संरचना बनती है ये कहलाता है नर युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले पुष्प लिया, फिर पुष्प से नर भाग पुंकेसर को पृथक किया। पुंकेसर में जो है परागकोश था, परागकोश में ओष्ठ थे, ओष्ठ में लघु बीजाणुधानी थी, लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु बना और लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास हुआ। तो नर युग्मकोद्भिद इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं और दोनों ही अगुणित और अचल प्रकार के होते हैं। थैंक यू।